हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। एवोल्यूशन वाले पोर्शन को हम बाद वाली वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस को समझने के बाद ही हम देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे कैसे बिजनेस का जो है वो हुआ। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस को समझने से पहले ना सबसे पहले हमें ना ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी प्रजाति कभी भी टिक के नहीं बैठ सकती, इनको कुछ ना कुछ करना ही है। अब देखो, अगर ह्यूमन बीइंग की कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो ये दो तरह की एक्टिविटीज मेजरली करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग को पैसा कमा के देती है वो बन जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है वो बन जाती है जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है गुरमान। तो गुरमान को ना लेमनेड बहुत अच्छा बनाना आता है। तो ये क्या करता है, जब शाम को स्कूल से घर आता है तो ये अपना एक स्टॉल लगा लेता है, और जब स्टॉल लगाता है तो आसपास के काफी सारे लोग इससे लेमनेड पीने आते हैं बिकॉज इसका लेमनेड जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अब जब ये लेमनेड बेच रहा है तो अल्टीमेटली ये चार्ज कर रहा है 20 रुपी पर ग्लास। तो 20 रुपी पर ग्लास चार्ज करने का मतलब ये उससे पैसा कमा रहा है। तो ये कौन सी एक्टिविटी बन गई? डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। वेयर एज अब जो गुरमान है उसको ना गार्डनिंग करने का शौक है, तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ना गार्डनिंग करता है स्कूल के आने के बाद। लगातार इसका मन करता है कि कभी ना कभी ये गार्डनिंग जो है वो करता रहे। अब गार्डनिंग करने से इसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, पर इसका जो मन है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि यार मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लगा हूं काम करने के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो उसकी फुलफिल हो जाएंगी। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पैसा कमाएगा और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो क्या करेगा, पैसा नहीं कमाएगा। अब इन्हीं को हम ना कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसा कमाना उनका ऑब्जेक्टिव है। सो दैट मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दिया जाएगा। और ये किस किस चीजों से रिलेट कर दिया, जैसे कुछ प्रोडक्शन कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सारी, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज मेरे को उसके बदले क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। और पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कुछ ना कुछ मनी इनकम की। हर बंदा, यार कोई भी बंदा काम क्यों करेगा, फ्री फोकट में कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए बदले में। पैसा है तो भाई बड़ी बड़ी बातें हैं, ओके, विच इज यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट। अल्टीमेटली यार कोई भी बंदा जब पैसा कमाएगा तो पैसा कमाने के बाद क्या करेगा, वो वेल्थ क्रिएट करेगा। जैसे मैं अभी इनका एग्जांपल दूं, जैसे हमारे नीतीश सोनी भाई है सत्तू पाउडर वाले, तो सत्तू पाउडर बेच बेच के इन्होंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपना जिम का कर लिया, कितने बड़ी पर्सनैलिटी बन गया आज के टाइम पे। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी जब क्रिकेट खेल रहे हैं, ही इज डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आईपीएल खेलते हैं, तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए इनको हर सीजन का मिलता है, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। अब उससे वो देखो कितना वेल्थ और कितना एसेट क्रिएट कर रहे हैं। एलन मस्क का एग्जांपल देख लो, एलन मस्क के पास कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टेस्ला है, स्पेस एक्स है। तो ये सारे के सारे बंदे कुछ ना कुछ पैसा कमाने के पीछे लगे हैं, कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट करने के पीछे लगे हैं। और ऐसी एक्टिविटीज को हम किन तरह की एक्टिविटीज में कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडर करेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहला है जी बिजनेस, देन दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे बिजनेस, विशाल मेगा मार्ट, आपको पता होगा आजकल इंस्टाग्राम आप देखते हो तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है कि भाई ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट करने के लिए टेस्ट ले रहा है। उसके बाद प्रोफेशन, ये जॉली एलएलबी जो है प्रोफेशन में आ गया, और एम्प्लॉयमेंट ये विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड ही एम्प्लॉयमेंट में आएंगे या फिर विशाल मेगा मार्ट ही बिजनेस में आएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। अब इसको अगर समझे, देखो अलग अलग करने से बेटर है कि हम एक ही टेबल में इनकी फ्रेमिंग कर दें, हमारे लिए इजी हो जाएगा कि एक ही जगह पे हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है बिजनेस में दैट
एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अब टेस्ला की बात करो तो टेस्ला में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गाड़ियां। परचेज ऑफ सेल, कोई भी चीज परचेज की, सेल की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अब विशाल मेगा मार्ट है, किसी से खरीद के क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को। और मेजरली इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो अल्टीमेटली ये करना क्या चाहते हैं, या तो खुद बनाएंगे सामान या फिर किसी से प्रोक्योर करेंगे एंड देन फाइनली बेच देंगे। वेयर एज प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में बेसिकली क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल होता है किसी भी इंडिविजुअल के पास, जो कि उसके काम में हेल्प करता है। जैसे लॉयर है, अब लॉयर के पास क्या है, लीगल स्टडीज का उनके पास स्पेशलाइज स्किल है। डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड का उनके पास स्पेशलाइज स्किल है, समझे। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग की उनको बहुत ज्यादा प्रॉपर नॉलेज है, अकाउंटिंग लॉज की उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोफेशन में आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें इंडिविजुअल ना किसी पर्सन के लिए काम करता है। जैसे अभी विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड वाले किसके लिए काम करेंगे, विशाल मेगा मार्ट के लिए काम करेंगे, और उनको बदले में क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सो ये होगा मीनिंग। उसके बाद कमेंसमेंट, किसी भी बिजनेस की कमेंसमेंट उसके जो ओनर है, उसका जो प्रोप्राइटर है, उसके जब आइडिया क्रिएट होता है, जब ओनर ने कह दिया ना कि भाई मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के साथ ही क्या हो जाएगा, बिजनेस जो है वो कमेंस हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब जो प्रोफेशन है उसका कमेंसमेंट कब होगा, प्रोफेशन का कमेंसमेंट तभी होगा जब बंदा जो है वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जब एमबीबीएस मतलब परसोइंग डॉक्टर है, एमबीबीएस कर ली, उसके बाद या एमडी कर ली, एमएस कर ली, कुछ भी कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएगा। लॉयर है, उसने एलएलबी कर ली। डेंटिस्ट है, उसने बीडीएस कर लिया। सीए है, उसने सीए का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो जब वो अपनी पूरी की पूरी डिग्री को कंप्लीट कर लेता है तो उस टाइम पे उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रैक्टिस का, तो वो प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज है उसको कंडक्ट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट तो सिंपल है भाई, किसी ने काम पे लगा दिया, जिस दिन काम पे लगा लिया, जैसे अब विशाल मेगा मार्ट में जो इन्होंने पेपर लिया, पेपर में जो सिलेक्ट हुए, जिनको काम पे रखा गया उनके साथ सर्विस एग्रीमेंट साइन किया कि भाई दो साल के लिए आप हमारे साथ क्या हो, फिक्स हो गए हो, आपने 2 साल हमारे यहाँ पे काम करना है, तो वो क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट में आ गया। क्वालिफिकेशन, बिजनेस शुरू करने के लिए भाई कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1% भी। कोई भी बंदा अपना बिजनेस जो शुरू कर सकता है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन के केस में आपको जो प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज है वो क्या लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के केस में एमबीबीएस बनना पड़ेगा या फिर बीएएमएस करना पड़ेगा, डेंटिस्ट बनना है बीडीएस करना पड़ेगा, आगे आगे और भी स्टडी होती रहती है। लॉयर के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, अकाउंटिंग के लिए सीए करना पड़ेगा, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड डिग्री जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस उनको चाहिए और साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वेयरएज एम्प्लॉयमेंट के केस में देखो, जैसी आपके बॉस की रिक्वायरमेंट है वैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट में क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज एक स्कूल का एग्जांपल है, स्कूल में हिंदी टीचर को अपॉइंट करना है, तो हिंदी टीचर को अपॉइंट करने के लिए डिग्री कौन सी होनी चाहिए, एमए हिंदी प्लस बीएड जो है वो होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, एमए हिंदी की, बिकॉज हिंदी टीचर है तो एमए हिंदी का डिग्री जो है वो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए एमए इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर एमकॉम भी चल जाएगा, अकाउंट्स के लिए एमकॉम चल जाएगा, बिजनेस स्टडी के लिए एमकॉम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो नेचर पे डिपेंड करती है कि जॉब कैसी है। इन्वेस्टमेंट, देखो बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए अगर आपने बिजनेस शुरू करना है। प्रोफेशन के लिए कैपिटल चाहिए बट इतनी नहीं चाहिए जितने बिजनेस के लिए। मान लो सपोज किसी बंदे ने अपना क्लिनिक ओपन करना, तो क्लिनिक के लिए उसको जो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए वो करेगा, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट विल बी देयर। अगर उसका मन है आगे एक्सपेंशन करने का तो उसके हिसाब से वो फर्दर एक्सपेंशन जो है वो कर सकता है, बट इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड। वेयरएज व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, आप इमेजिन करो विशाल मेगा मार्ट वाला अगर मान लो बंदा जॉब पे है सिक्योरिटी गार्ड की, उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया भाई, वो तो सुबह नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाद जॉब पे आ जाएगा, जॉब पे आएगा, गेट पे खड़ा होगा, सिक्योरिटी देखेगा एंड देन टाइम पूरा होने के बाद घर पे चला जाएगा। उसका कोई कैपिटल तो नहीं लगा। इवन उसको जो यूनिफॉर्म मिलेगी वो भी किससे मिलेगी, वहीं से मिलेगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, अगले देखते हैं पॉइंट्स इसके रिलेटेड ही। मेन ऑब्जेक्टिव, देखो किसी भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा, प्रॉफिट। देखो पैसा सभी का मेन ऑब्जेक्टिव है, पर उन मेन ऑब्जेक्टिव के वर्ड्स जो है वो डिफरेंट है। जैसे बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रोफेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, और सर्विस के बदले क्या लेंगे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं देंगे, फीस लेंगे। बिना फीस के तो काम नहीं करेंगे ना। अब डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मान लो आप ओपीडी पे जा रहे हो, पर्ची काट रहा है आपके लिए,
तो यार डिपेंडिंग ऑन द सिटी 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500, वट एवर द रेट्स में भी प्रिस्क्राइब बाय देम, तो वो क्या करेंगे, अपनी फीस चार्ज करेंगे और सर्विस देंगे। वेयरएज जब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के केस में जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, एम्प्लॉयर ने जो काम दिया, मतलब जो बॉस ने काम दिया है वो काम पूरा करेगा और बदले में क्या लेगा, सैलरी लेगा। अगर वो दिहाड़ीदार बंदा है तो वेज मिल जाएगी उसको। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे नहीं है, जैसे बॉस का मन कर रहा है वो वैसे चलेगा। हाँ बट देखो यार बिजनेस है तो एथिकल तो होना ही चाहिए, वो अलग बात है। वेरएज प्रोफेशन के केस में बिल्कुल उसने उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने इनके क्या किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं। जैसे डॉक्टर्स के केस में एक ओथ होती है, हिपोक्रेसी ओथ, आई गेस आई माइट नॉट बी रॉन्ग, तो वो ओथ होती है कि अपने जो पेशेंट है उनको ट्रीट करना ही करना है किसी टाइम पे भी। तो ऐसे लॉयर्स के केस में भी है, सीएस के केस में भी है, जो प्रोफेशनल बंदे हैं सभी के केस में होता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट करती है। जैसे मान लो सपोज एक टीचर है, या फिर मान लो ये सपोज ये सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि तूने 8 बजे सुबह पहुंचना है यहाँ पे और तूने शाम के 8 बजे चले जाना है, तो ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई उन्होंने टाइमिंग फिक्स की हुई है, आपको इस टाइम पे आना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। रिवॉर्ड, प्रॉफिट, इनकी प्रोफेशनल फीस मिलेगी और इनको क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस मिलेगी। रिस्क, बिल्कुल जितना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा पैसा लगा उतना ज्यादा क्या है, रिस्क है। बिजनेस डूबता है तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बिकॉज पैसा बहुत ज्यादा लगा बिजनेस को स्टार्ट करने में। प्रोफेशन के केस में रिस्क है बट एज कंपेयर टू बिजनेस बहुत ही कम लेवल का रिस्क है। लिटिल रिस्क इज प्रेजेंट, वेयरएज व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क इज देयर। हाँ जॉब लॉस का रिस्क तो है ही है, वो तो चलो फिर बाद में बंदा किसी और जगह पे जॉब कर लेगा, बट एज फार एज द रिस्क इज कंसर्न देयर इज नो रिस्क व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यस आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे फादर अपने बेटे के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर कर दे, जैसे जनरेशनल बिजनेस ट्रांसफर हो सकते हैं, या एक पर्सन दूसरे पर्सन के नाम पे बिजनेस कर दे। जैसे अब रिलायंस की बात करें तो धीरू भाई अंबानी जी से मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, और मुकेश अंबानी जी अपने बच्चों को अनंत अंबानी और क्या नाम है दूसरे का, ईशा अंबानी एंड देन आकाश अंबानी, उनको ट्रांसफर कर दिया। तो इट कैन बी ट्रांसफर बाय डूइंग सम फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन के केस में नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब कल को मान लो सपोज मैं एक लॉयर बन गया, ओके, मैं कहूं कि मैं अपनी डिग्री किसी और को ट्रांसफर, अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकता हूं, इज दैट पॉसिबल? नो। कोई डॉक्टर बन गया, ओके, मैं कहता हूं कि भाई मेरा बहुत प्यारा बंदा है वो, मैं इसको डिग्री अपनी ट्रांसफर कर रहा हूं, इज दैट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं कर सकते आप। एम्प्लॉयमेंट के केस में नॉट पॉसिबल, आप अपनी जॉब किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपके एम्प्लॉयर की मर्जी है, उसने हायर करना है नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते, मान लो सपोज इसको विशाल मेगा मार्ट वाले को, इस भाई को हमारे को जॉब पे रख लिया और ये इस भाई को किसी जरूरी जो है वो काम पड़ गया और वो कहता है कि चल मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ, इज दैट पॉसिबल? नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इंटरेस्ट को। आपको अगर जॉब मिली है तो आपको वहां पे प्रेजेंट जो है वो होना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेसिकली हमने स्टडी किया, जिसमें हमने बिजनेस के बारे में देखा, प्रोफेशन के बारे में देखा और तीसरा किसके बारे में देखा, एम्प्लॉयमेंट। होपफुली आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स जो वो समझ लग गए हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक हमने ऐसी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी किया जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, वेज ले रहे हैं, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है ना कि जब बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बंदे के प्रेशर कुकर की सीटी पूरी बज रही है, फट गया प्रेशर कुकर, बंदा दिमाग से बिल्कुल थक गया है, कितना काम करेगा बंदा, हर इंसान को आराम चाहिए। तो उस टाइम पे काम आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को, सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो हमें पैसा नहीं देती, वो कहते ना यार जिंदगी तो स्वाद ही आ गया, वो स्वाद वाली चीजें जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे तरह की जो सब्जी को बहुत स्वाद बना देता है, वैसे ही जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना देती हैं। जैसे कि अगर मान लो सपोज हमें मंदिर जाना है, तो मंदिर जाना इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें माइंड का जो है वो सेटिस्फेक्शन वहां पे मिल रहा है। या फिर देखो घर पे कुकिंग कर रहे हैं मदर अपने बच्चों के लिए, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कौन सा अपने बच्चों से पैसा ले रहे हैं। या फिर आप लोग पब्लिक क्लीनिंग कर रहे हो, तो ये भी क्या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारा होता है कि हमें संडे को मैच खेलने जाना ही जाना है, एट एनी कॉस्ट खेलना है भाई। क्यों खेलना है? बिकॉज पूरे वीक का जो काम होता है
वो एक्यूमुलेट हुआ होता है, पूरे वीक में थकावट हो जाती है, और एक संडे होता है जो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है। इसलिए हम कहाँ पे चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं खेलने के लिए। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, जिससे हम पैसा नहीं कमाएंगे, बट बंदे को यार बंदे की अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाती है। अब अगर डिफरेंस देखें तो मोटिव क्या है, सिंपल मोटिव है। यहाँ पे जो गुरमान है वो क्या कर रहा है, लेमोनेड बेच रहा है, कितने रुपए का ग्लास बेच रहा है, 20 रुपए का ग्लास बेच रहा है। तो इसका मोटिव क्या है भाई, क्लियर मोटिव है, इसने पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट करना। अब 20-20 के ग्लास बेच के कितना पैसा कमा सकता है, देखो भाई जितना छोटा काम है कमाई तो होगी ही होगी। Whereas when it comes to नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है, बहुत ईजी है। एक्सपेक्टेशन, हाँ पैसा हमारी एक्सपेक्टेशन है, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इनकम को हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। भाई मेरे को तो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, पर्पस वेल्थ को क्रिएट करना, पैसा कमाऊंगा तो वेल्थ क्रिएट कर सकूंगा। वेरेज इसके केस में क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स, आत्मा की शांति, आत्मा का परमात्मा से मिलना, सिंपल। ओके, आउटकम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये बना रहा है गुड्स को, लेमोनेड बना रहा है, नहीं बना रहा, बेच रहा है लेमोनेड को, गुड्स बना रहा है। Whereas here the mental satisfaction of persons will be there। बंदा जो दिमाग से थक जाता है तो बंदा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करनी शुरू कर देता है। कहते हैं ना लोगों के पास हॉबीज होनी चाहिए, गार्डनिंग कर लो या बुक रीडिंग कर लो या और भी क्रिकेट खेल लो, जिम में चले जाओ, रनिंग कर लो, ये सारी हॉबीज होती हैं। हॉबीज क्या करेंगे, बंदे के दिमाग को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, रिलीजियस, सोशल, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, तो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट बन जाती है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगला देखते हैं जी, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक हल्दीराम के आउटलेट की फोटो लगा दी। इसको ही समझते हुए, इसको ही केस स्टडी बनाते हुए समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं। सबसे पहले देखो, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये मैं वैसे बहुत बार ही बता चुका हूँ, अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड्स में भी देख लिया कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, एट द एंड ऑफ द डे हमें बिजनेस से क्या कमाना है, पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको ध्यान से समझो, प्रोडक्शन का मतलब है खुद सामान बनाना, और प्रोक्योरमेंट का मतलब है बना बनाया सामान बेचना। फॉर एग्जांपल जैसे हल्दीराम की बात करें, इनका रेस्टोरेंट, स्वीट्स और बेकरी का काम जो है वो चल रहा है। अब बेकरी में खुद ब खुद प्रोडक्शन कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खुद ब खुद प्रोडक्शन कर रहे होंगे, इजंट इट, और प्रोडक्शन करके सामान को बेच रहे होंगे। वेयरएज रेस्टोरेंट में इनके पास पानी की बोतल भी होगी। अब पानी की बोतल थोड़ा ना वहां पे प्लांट लगा के बना रहे हैं, पानी की बोतल तो इन्होंने कहीं ना कहीं से खरीदी होगी, प्रोक्योर की होगी, और प्रोक्योर करने के बाद वो बेच रहे होंगे। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वो चलता है किस केस में, बिजनेस के केस में। समझे। अब जैसे अमेज़न की बात करें तो अमेज़न क्या कर रहा है, अमेज़न खुद कुछ नहीं बना रहा, वो मल्टीपल जो बिजनेसेस है उनसे उनका कनेक्शन करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। किसी भी ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस जो है वो लगातार सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता रहता है। अब कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं हमारे यहाँ पे, इंडिया मतलब मैं कहूँ इंडिया इज अ ब्लेस्ड नेशन, जहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने ज्यादा एंजॉयमेंट करने के मौके जो हमें रेगुलरली मिलते रहते हैं। अब उस टाइम पे आप खुद देखो, जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे मिठाई की दुकान पे बहुत सारी स्वीट्स जो वो बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। किसी का बर्थडे है तो किसी का बर्थडे है तो डेफिनेटली वहां पे पार्टी वगैरह करने आएगा, केक वगैरह खाने आएगा, पेस्ट्रीज वगैरह खाने आएगा। तो वो रेगुलरली जो है ना सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को, ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार जो बिजनेस काम करता रहता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल देख लो, नाइकी का एग्जांपल देख लो, आपको शूज दे रहा था और शूज से आपका सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, एडिडास और भी बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स देख लो या परफ्यूम ब्रांड्स देख लो, अलग अलग कार के ब्रांड देख लो, तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी सेटिस्फाइंग योर वांट्स और नॉट। देन फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई एक बार ही सामान बना के बेच दिया, उसके बाद आपका कोई कस्टमर आए उसको कहो जाओ यहाँ से भाग लो, ऐसा कुछ नहीं करना। ये क्या करेगा, रेगुलर बेसिस पे काम करेगा। अब हल्दीराम वाला ये तो है नहीं एक बार मिठाई बनाई और मिठाई बनाने के बाद कहेगा खत्म होगी, हमने नहीं बनानी उसके बाद, ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ा चलता है। ये तो लगातार बनाता रहता है। दिवाली के टाइम पे देखो इनकी सोन पापड़ी कितनी बिकती है, लगातार 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 डब्बे पे डब्बा चढ़ा हुआ है, बिक रहा है। तो वो रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करते हैं, एक टाइम पे डीलिंग नहीं होती उनकी। देन प्रॉफिट अर्निंग, भाई किसी का बिजनेस है
तो वो किस लिए बना के बैठा है बिजनेस को? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करेगा वो। देन 6 पॉइंट इज बिजनेस इज अनसर्टेन। अगर रिटर्न है तो रिस्क भी है। कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे राजी कितने सारे काम जो है वो बंद हो गए थे। कपड़ों का काम बंद था, मतलब लोकल एरियाज में, अपने अपने लोकल एरियाज में रिलेट करके देखो, कपड़ों का काम बंद था। उसके बाद रेस्टोरेंट्स बंद थे। क्या खुला हुआ था? करियाने की दुकानें खुली हुई थी और मेडिकल शॉप्स खुली हुई थी, मेजरली यही था। शूज की दुकानें बंद थी। अब उस टाइम पे देखो, बंदों ने पैसा तो लगाया, फिक्स खर्चे तो है ही है, उनके खर्चे तो हो ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि दुकान बंद पड़ी है तो कोई खर्चा नहीं है भाई, दुकान बंद पड़ी के भी खर्चे चल रहे हैं। तो हर तरह के बिजनेस एक्टिविटी में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस किया तो रिस्क है, तो वहां पे रिवॉर्ड भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है सर्वाइवल। अगर सर्वाइव करके तो भाई प्रॉफिट कमाएंगे, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा ग्रोथ अल्टीमेटली जो वो होगा। रतन टाटा जी, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं रहे, तो जेम ऑफ अ पर्सन, रियल ज्वेल ऑफ द नेशन, रतन नाम जस्टिफाई करते हैं पूरा अपना। अब इन्होंने ना 90s में एक कार यहाँ प्रोड्यूस की टाटा इंडिका नाम से। बहुत क्रिटिसिज्म मिला। टाटा मोटर्स ऑल्दो बहुत ज्यादा फेमस थी, ये ट्रक्स वगैरह या फिर मिलिट्री जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो कार सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है 90s में, आई गेस अराउंड 1995, 96, 97 के अराउंड में कार सेगमेंट में आए थे। टाटा इंडिका नाम की इन्होंने कार बनाई। मार्केट में बहुत क्रिटिसाइज किया गया इनको, बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाएंगी इनकी। इनको कहा गया कि टाटा जो है ट्रक ही बनाए, कार सेगमेंट में मत आए। नाउ देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन था, चल रहा था कंपटीशन। फोर्ड वालों ने तो बहुत ज्यादा इनको इंसल्ट किया था। बट बात वही है, इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करते 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 ग्रेजुअली देखा जाए तो 2000 से 2010 वाले जो डिकेड था उसमें इन्होंने लैंड रोवर जो थी वो टेक ओवर कर ली टाटा कंपनी ने। उसके बाद अगर आज के टाइम पे देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये कितना ज्यादा जो है काम लगातार कर रहे हैं। सर्वाइव भी किए, प्रॉफिट भी कमाया और ग्रोथ भी हुई। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, स्टाइल में भी और रेट में भी और परफॉर्मेंस में भी। क्यों? बिकॉज दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाना है तो भाई वहां पे पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं चला सकते। यू नीड टू अर्न, यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू अर्न प्रॉफिट एंड देन यू नीड टू ग्रो। सर्वाइव करके प्रॉफिट कमा लिया, ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, क्या करेंगे? कंपटीशन तो है भाई, दूसरा बंदा ग्रोथ कर लेगा, दूसरा बंदा कुछ ना कुछ नई चीज ले आएगा, फिर क्या करोगे? मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी बिजनेस के ना कमिटमेंट होती है सोसाइटी के, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करते हैं। अगर मान लो सपोज कोई भी बिजनेस जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं करता, तो अल्टीमेटली कस्टमर का जो ट्रस्ट है उनसे क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे फेक एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। जैसे मैंने ये फेयर एंड लवली का, अब इसका नाम वैसे चेंज कर दिया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ग्लो एंड लवली इसका नाम कर दिया। अब यार खुद देखो यार, आप खुद समझो कि भाई क्रीम लगाने से कहां से रंग साफ हो जाएगा? इसको देखो, बेचारी यामी गौतम इतनी गोरी है, ये इसका फेस यहाँ से एडिट करके डल कर दिया और यहाँ पे दिखा दिया कि इस फेस पे ये लगा रही है फेयर एंड लवली और गोरी होगी। अब पागल बना रहे हैं यार लोगों को। तो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं है सोसाइटी के लिए। ठीक है, एक तरह का ना जिसको कहे कि कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने वाली बात होगी। नाउ सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। यस, सोशल सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। उसके अलावा फ्री एजुकेशन कई लोगों को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा काफी सारे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल कैंप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सोशल सर्विसेज जो है वो बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, पर्टिकुलरली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर वुमेन एज वेल, कि इनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिले। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इसका ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, लोगों को काम मिलेगा। सिंपली जो देखो, जॉब है तो इनकम है, इनकम है
तो अल्टीमेटली डिमांड है तो देश की तरक्की है। ओके, ये आगे आते हैं आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग में समझोगे। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाने, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाने ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज करना। अब जैसे कई ज्यादा बिजनेसेस हैं डायरेक्टली डंपिंग ना करे ना रिवर वाटर में, कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है डायरेक्टली अगर रिवर वाटर में डंप कर दिया तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पे कितना बड़ा नुकसान है। या फिर अगर मान लो सपोज कोई पर्सन जो है वो वुड रिलेटेड काम में है, फर्नीचर रिलेटेड काम में है, तो अगर वो कटिंग कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, तो एफॉरेस्टेशन भी इसको करना चाहिए, पेड़ मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाना चाहिए। अगर वो एक काट रहा है तो कम से कम 100 पेड़ लगाए वो, क्योंकि भाई एक काटने में तो 5-10 मिनट लगेंगे। 5-10 मिनट भी मैंने शायद ज्यादा कह दिया, आजकल तो इतने बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, पर उसको ग्रो होने में 10-15 साल लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया जाए। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी बिजनेस में ना किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव सैलरी। कोई भी बंदा क्यों काम करता है बिजनेस में? क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को सैलरी मिलनी है। सैलरी कॉम्पिटिटिव होगी तो बंदा खुश होगा बहुत ज्यादा, और बंदा काम भी करेगा। और अगर सैलरी कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, मैंने कई ऐसे ऐसे बंदे सुने हैं कहते हुए कि भाई इतनी की सैलरी मिल रही है, काम भी इतना ही करेंगे। एंड जनरली आई वाज रियली वेरी सरप्राइज्ड। देखो हर बंदे की अपनी सोच है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर क्लियरली स्टेटिंग दिस थिंग, इतनी सैलरी मिल रही है तो काम भी हम इतना करेंगे। प्रमोशन मिलना चाहिए लगातार। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। ट्रेनिंग आपकी लगातार होनी चाहिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। कहते ना पानी वहदा वधिया, पानी वहदा वधिया मतलब पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें क्लीनलीनेस होती है। अगर पानी एक जगह पे खड़ा है तो वहां पे मच्छर पनपने लगते हैं, बीमारियों का घर बन जाता है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली वहां पे ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयज की, ताकि उनकी हायर स्टीम्स फुलफिल हो और उनका जो हायर लेवल नीड्स है वो फुलफिल हो। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है एक 12वीं क्लास में, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा इसके बारे में। पीयर रिकॉग्निशन, आपको लोग जाने, आपकी पहचान हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। आप अच्छा काम करो, लोग आपको जानेंगे यार बंदा अच्छा काम करता है, तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं है और काम पे काम किए जा रहे हैं और फिर भी सेफ्टी नाम पे क्या है, जीरो। सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपकी जो सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से सेफ्टी है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करना, अगर मीटिंग्स चल रही हैं तो मीटिंग्स में अगर आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके आइडिया को वहां पे लिया जाता है, अच्छे तरीके से अप्रूव किया जाता है, तो आपका एक जो मोटिवेशन है अलग तरह का मोटिवेशन हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। आपके दिमाग में आएगा ना यार वाह यार मेरा आइडिया जो क्लिक कर गया, मेरा आइडिया बॉस ने मान लिया। तो एक तरह से ना डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन कराना क्या है शुरू। ये एकदम से नहीं हो सकता कि अगर मान लो किसी ने जॉब करनी स्टार्ट की तो भाई एकदम से उसको डिसीजन मेकिंग में डाल देंगे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद देन आपसे पूछा जाएगा, एंड देन अगर आपके डिसीजन अच्छे हुए इट विल बी गुड फॉर यू। अगला, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो आज के लिए लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का हमारा। सबसे पहले सर्वाइवल, प्रॉफिट से हम सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने ये कुछ फोटोज लगाई हैं, तो ये है जमशेदजी टाटा, ये रतन टाटा जी का फोटो मैंने पहले भी दिखा दिया। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग की थी 1860s के अराउंड, और इनका विजन था कि इनको स्टील प्लांट बनाना है, इनको एक बहुत अच्छा होटल बनाना है, इनको बहुत सारे काम करने हैं। मतलब जितनी भी ये कंपनीज बनाई है ना टाटा ने, तो ये अल्टीमेटली जो विजनरी थे ये जमशेदजी टाटा थे। अब जब तक ये थे तब तक तो ये ताज होटल ग्रुप जो है वो बना था और पे काम चल रहा था, बट इतना ज्यादा भी कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लग गया था। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसका रोल क्या है? सबसे पहले सर्वाइवल। 1860 से लेके आप एक चीज देखो, अभी 2025 चल रहा है, क्या टाटा ग्रुप अभी भी इट इज स्टैंडिंग टॉल और नॉट? क्या आज के टाइम पे भी हर बच्चे के दिमाग में नाम आता है ना, जब टाटा का नाम आता है यार बड़ी कंपनी है, रतन जी टाटा के बारे में याद करते हैं सभी कि टाटा कंपनी मींस रतन टाटा जी। इस तरह से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप एक चीज देखो, ताज होटल बना, टाटा मोटर्स बनी, टाटा स्टील बना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, एयर इंडिया, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज है वो टाटा कंपनीज के बाद है। टाटा कंज्यूमरेबल आइटम, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट लगेगा।
अब टाटा का नाम सुन के दिमाग में क्या आता है, यार बहुत बड़ी कंपनी है। क्यों है भाई? प्रॉफिट कमा रही है इसलिए बड़ी कंपनी है। एफिशिएंसी तो खुद ही दिमाग में आएगी ना जब काम इतना ज्यादा है उनके फैले हुए। नाम से क्लैरिटी हो जाती है हमें। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब जमशेदजी टाटा जी ने रिस्क लिया था, अब रिस्क लिया है तो उनकी जनरेशन जो है वो क्या कर रही है, उसको रिवॉर्ड ले रही है। ऑल्दो बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोफी करते हैं, बहुत ज्यादा सोशल सर्विसेज करते हैं, बहुत ज्यादा डोनेशंस करते हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ टाटा ग्रुप करता है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस जो वो काफी चैरिटी करते हैं, पर दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द नेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और अल्टीमेटली बिजनेस है तो प्रॉफिट तो वो कमाएगा। नाउ हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। अब बिजनेस के साथ रेपुटेशन और गुडविल जो वो साथ साथ जो वो बनती है। अब रतन टाटा जी का नाम सुन रहे हैं मेजोरिटी, मैं कभी भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ क्योंकि रतन टाटा जी इज द वन जिनको मैंने फॉलो किया हुआ, मतलब शुरू से ही, जब से मैंने इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट किया था, तो एक भी कमेंट कभी उनके अगेंस्ट नहीं होता। भाई मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं, बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं, तो अलग अलग मतलब लोगों का ना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है उनके बारे में, बट रतन टाटा जी के बारे में बात होती है, पॉइंट क्या होता है, यार इनके बारे में कुछ नहीं बुरा कहना, इनके बारे में हर बंदा जो वो सही कहता है, अच्छा कहता है। दैट इज व्हाट द गुडविल इज, दैट इज व्हाट द रेपुटेशन इज, क्योंकि काम ही ऐसा किया जिससे रेपुटेशन जो वो बन गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट। विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग। सो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड ऑल एंड एंजॉय योर डे।